Welcome students, I am Mukesh Kumar. We are going to continue the next part of the previous video, that is balancing chemical reactions and equations. Let's continue the topic. Today's topic is making chemical equations more informative. Yes, this is our next टॉपिक. हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में यह सीखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम और अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. दैट मीन्स हमने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, सिर्फ उसे बैलेंस करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ और चीजों का भी ख्याल रखना होगा. किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस करना काफी नहीं होता है, क्योंकि वो हमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता. चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं. हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, उसे हम लिखते हैं और फिर आपसे सवाल होगा. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आयरन मेटल है, आयरन वाटर से रिएक्ट करता है और आयरन वाटर से रिएक्ट करके फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe3O4 और ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है. अब देखिए, अगर हम सिर्फ ये लिखें कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और Fe3O4 क्रिएट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है. क्यों नहीं है इंफॉर्मेटिव, इसको भी हम समझ लेते हैं. अब आप एक सोचिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके पास एक लोहे का बाल्टी है, एक बकेट है और आपने उसमें अगर पानी रख दिया, तो क्या वो तुरंत आयरन ऑक्साइड में और हाइड्रोजन गैस रिलीज करना स्टार्ट कर देता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो इसीलिए हमें किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना, बैलेंस करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की भी आवश्यकता है. तो चलिए इस वीडियो में हम इस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की बात करेंगे. तो चलिए सबसे पहला स्टेप, किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को डिनोट करना होगा. फिजिकल स्टेट दैट मीन्स वह किस स्टेट में रिएक्शन कर रहा है, क्या वह सॉलिड स्टेट में है, क्या वह लिक्विड स्टेट में है, या उसे गैसियस स्टेट में लिया गया है. तो अगर सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एस का यूज करते हैं. अगर वह लिक्विड स्टेट में है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल एल का यूज करते हैं. और अगर वह गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए हम स्मॉल जी का यूज करते हैं. और इसके अलावा अगर लिक्विड को, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हमें एक्वस फॉर्म प्राप्त होता है, यानी पानी में घुलाया हुआ सॉल्यूशन, यानी एक्वस फॉर्म अगर मिलता है, तो उसके लिए हम एक्यू टर्म यूज करते हैं. एक्वस के लिए, एक्वस के लिए हम एक्यू सिंबल का इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह से हमें यह समझ में आता है कि हम किस तरह से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कैसे हम उसके फिजिकल स्टेट को शो करेंगे. चलिए हम इस प्रॉब्लम पे केयर करते हैं, किस तरह से इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना के हम ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की. आयरन मेटल को जो रिएक्शन में लिया जाता है वो किस स्टेट में होता है? तो जनरली आयरन सॉलिड स्टेट में ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. दैट मीन्स आयरन को हम इसके सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एस का यूज करेंगे. वाटर, लिक्विड स्टेट में वाटर रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत स्लो रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनने में बहुत दिन का समय लगेगा और हमें ये रिएक्शन फास्ट करना होगा, जल्दी बनाना होगा. तो इसलिए यहाँ जो वाटर है, इस वाटर को हम लिक्विड स्टेट में नहीं ले सकते, ये स्टीम के फॉर्म होता है गैसियस स्टेट में, इसलिए इसके लिए हमें जी का, स्मॉल जी का यूज करना होगा. और ये जो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, ये आयरन ऑक्साइड सॉलिड होगा और ये जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में होगा.
तो चलिए और एक चीज और ध्यान रखते हैं, अगर रिएक्शन में कोई गैस बन रहा है तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम अपवर्ड एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यह दिखाएगा कि गैस है और गैस वेपोराइज हो रहा है, निकल रहा है बाहर, रिएक्शन से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से सबसे पहला स्टेप हमारा केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाने का कंप्लीट हो जाता है कि हम इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को अगर आपको इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसके लिए आप चेंज हुए रिएक्शन में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर चेंज को रिप्रेजेंट करिए। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। आप कैल्शियम ऑक्साइड को जानते होंगे, इसको क्विकलाइन कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH(2). अब देखिए यहां पे क्या है, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से जब रिएक्ट करता है तो लॉट ऑफ हीट रिलीज करता है। अब देखिए अगर हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्सॉर्ब हो रहा है तो इस फैक्ट को भी हमें केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाते समय इंडिकेट करना होगा। अब क्या करेंगे, अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसके लिए प्रोडक्ट साइड हम हीट का इस्तेमाल करेंगे, हीट लिख देंगे। इस तरीके से हमें यह पता चल जाएगा कि यह केमिकल रिएक्शंस जो है, यह केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। और एक बात यहां ध्यान देने की है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक। इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रहा हो और अगर हीट एनर्जी रिलीज हो तो प्रोडक्ट साइड हीट लिखिए। किधर लिखना है हीट? प्रोडक्ट साइड हीट लिखना है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा हो तो उसे कैसे इंडिकेट करेंगे? तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाता है तो हीट करने पे ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वह मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट अगर इसे हीट किया गया तो यह मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। याद रखिएगा, कौन सा गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है। और हाँ, ये एक बात और ध्यान देने की ये है कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के अलावे जैसे अगर हमें दे दिया जाए पोटेशियम कार्बोनेट, अगर हमें पोटेशियम कार्बोनेट दे दिया जाए तो पोटेशियम कार्बोनेट के देने पर और या सोडियम कार्बोनेट दे दिया जाए तो उसे हीट करने पे नहीं टूटेगा। इसलिए इस रिएक्शन को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये हीट होने पे ब्रेक नहीं होता है। इसको हीट करने के लिए बहुत अधिक हीट की जरूरत पड़ेगी और सिंपली ये हीट देकर के आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को हम आसानी से हीट देकर के तोड़ सकते हैं। चलिए बात में एक बात छूट से चली गई, हमें ये देखना है Fe3O4, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा समझना है। बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज करता है। Fe3O4, यहाँ पे Fe3O4 देख करके हमें लगेगा, बहुतों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने कभी आयरन का वैलेंसी, आपने क्रिस क्रॉस मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा होगा और आपने उस क्रिस क्रॉस मेथड में सीखा होगा कि आयरन की वैलेंसी या तो 2 होती है या फिर 3 होती है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है 4 दिखाया गया है, या ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने 2 पढ़ा है, तो लेकिन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या दिखाई जा रही है? 3 दिखाई जा रही है और इस वजह से ये Fe3O4 बन रहा है। लेकिन बच्चों ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये Fe3O4 जो है, Fe3O4 ये क्या है इसको समझिए। ये FeO और Fe2O
O3 का मिक्सचर है। इसको आप काउंट करिए तो ऑक्सीजन 4 हो जाता है और आयरन 3 हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे Fe3O4 बनता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये Fe3O4 इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नेटिक ऑक्साइड किस तरह का होता है? मैग्नेट के तरह का। आप कभी देखे होंगे ब्लैक स्मिथ को, हाँ लुहार को, वह जब किसी लोहे को गर्म करके पीटता है और पीटने के बाद जब उसे पानी में डालता है और कुछ देर के बाद जब वह बाहर निकालता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेट के जैसा एक ग्रे कलर का एक लेयर बन जाता है, वही मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 है। इसे फेरसोफेरिक ऑक्साइड या आयरन 2,3 ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ ये समाप्त हो जाता है, यानी 2 स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था हमारा फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड था जो हीट चेंज हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करना। अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम प्रोडक्ट साइड हीट लिखेंगे, और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शंस है तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस में देखिए, इंडोथर्मिक रिएक्शंस में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हमने हीट किया था, तो ये जो साइन दिख रहा है ये ट्रायंगल के जैसा, इसे डेल्टा साइन कहा जाता है। और ये साइन हीट को रिलीज करता है, ये दिखाता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके अलावा और भी दूसरे एग्जांपल्स हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं अपने बुक्स को स्टडी करके। हाँ, एक बात और याद रखना है, सक्सेस के लिए जरूरी है अपने बुक्स के एक एक लाइन को स्टडी करना, ऊपर नहीं भागना है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, इसीलिए एक एक लाइन को स्टडी करना है। और जहां कहीं प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और यथासंभव हम प्रयास करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको एट दैट टाइम आपको आंसर लिख देंगे, इसीलिए कोई हेजिटेशन की बात नहीं, ये नहीं हेजिटेट करना है, इस तरह से नहीं आपको शो करना है कि आपको नहीं आता है। आप ऐसा दिखाइए, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है आप बेधड़क सवाल पूछिए, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। तो 2 तरीके पे हमने ध्यान रख दिया। अब तीसरा, थर्ड स्टेप क्या है, किस तरह से हम दिखाएंगे केमिकल रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम तीसरा स्टेप को फॉलो करेंगे। तीसरा स्टेप कहता है कि अगर कोई एसिड या बेस रिएक्शन में लिया गया है तो उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाए। जी हाँ, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को हम दिखाते हैं उसकी कंसंट्रेशन के आधार पे। एसिड्स और बेसिस 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। जी, डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं वैसे एसिड को जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो और पानी कम हो, तो उसे कहते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। जबकि वैसा बेस और एसिड जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो एसिड या बेस का कंपैरिजन में, तो उसे हम कहेंगे, जी हाँ, क्या कहेंगे, डाइल्यूट बेसिस या डाइल्यूट एसिड्स यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। ये रहा जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब देखिए इस रिएक्शन में जो एसिड लिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो किस फॉर्म में लिया गया है, डाइल्यूट फॉर्म में लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे हम DIL टर्म यूज करेंगे, और यहाँ जो जिंक क्लोराइड है यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसके लिए यहाँ AQ टर्म यूज किए हैं। और जो गैस निकल रहा है हाइड्रोजन, चूंकि ये गैसियस फॉर्म में, इसके लिए यहाँ पे हमने G का इस्तेमाल किया है। तो अब आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड टर्म यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो सोडियम लिया गया है वो सॉलिड है, एसिड जो लिया गया है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और यहाँ पे जो बन रहा है हमारा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ये कैसा होगा, एक्वस होगा, ये एक्वस सॉल्ट बनाएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है गैस, हाइड्रोजन गैस होगा और ये गैसेस फॉर्म में रिलीज होगा।
तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ चूंकि हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना होगा। यहाँ 2 लगाने के साथ क्लोरीन भी 2 हो जाता है, तो यहाँ हमें फिर से 2 लगाना होगा। अब जब सोडियम क्लोराइड के आगे 2 लगाए हैं तो सोडियम भी 2 हो गया है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ इस सोडियम के आगे भी 2 लगा देंगे। इस तरह से हमारा यह केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी हो गया और इंफॉर्मेटिव भी बन गया। तो चलिए, हमें ये चीजें तो अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वो ये हमें बताता है कि हमें दिखाना है कि रिएक्शन किस पर्टिकुलर कंडीशन में हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन किसी खास कंडीशन के अंदर हो रहा है तो हमें वह कंडीशन शो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिएक्शन अधूरा रह जाएगा, वो रिएक्शन इंफॉर्मेटिव नहीं बनेगा। चलिए हम देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और साथ में क्या देता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस देता है। अब बताइए क्या ये रिएक्शन है? तो सही, आपने पढ़ा हुआ शुरू से ही कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। कहाँ होता है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन होता है ग्रीन प्लांट में, जिसके लीव्स ग्रीन है वैसे प्लांट में ये रिएक्शन होता है। तो देखिए, हमें वो प्लांट का कंडीशन शो करना जरूरी है। प्लांट में ग्रीन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। हमें यहाँ क्लोरोफिल दिखाना होगा। और क्या ये रात में भी पॉसिबल है? नहीं, ये रात में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सनलाइट भी होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है, उन दोनों कंडीशंस को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाकर के यह रिएक्शन हमारा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। यानी हमें यहाँ लिखना होगा सनलाइट और इसके साथ हमें लिखना होगा क्लोरोफिल। यानी ये दोनों चीज इंडिकेट करने से हमारा वो पर्टिकुलर कंडीशन रिप्रेजेंट हो जाता है जो इस रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाता है। और एक और एग्जांपल अगर हम चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, इसे अगर आप हीट करिएगा तो ये पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। लेकिन बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है, ये दोनों सॉलिड बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रहा है, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ हीट करने से नहीं बनेगा। ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, हीट देना पड़ रहा है, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ हीट करने से नहीं बनेगा। याद रखने की बात है ये। तो कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए हमको क्या और स्पेशल चीजों को दिखाना होगा। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में हमें इसे हीट करना होगा। पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करना होगा, तब जाकर के ये पोटेशियम क्लोराइड और हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। ये पोटेशियम क्लोराइड को अगर गर्म करेंगे हम सिर्फ, तो नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत अधिक टेम्परेचर देना होगा। लेकिन वही अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ दे देते हैं तो ये आसानी से टूट जाता है और ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है आसानी से। तो इसीलिए मैग्नीज ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ये हमारे केमिकल रिएक्शंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है। अब एक बात और है जो हमें यहाँ ध्यान देने की, यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड को क्या कहा जाएगा। तो मैग्नीज ऑक्साइड वैसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि यह रिएक्शन में बगैर पार्टिसिपेट किए, बगैर फाइनल प्रोडक्ट में पार्ट लिए, ये हमें प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। इसलिए इसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। ये बात याद रखना, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है और यह केमिकल रिएक्शन के रेट को इंप्रूव करता है। थैंक यू। यही है हमारा तरीका, जिस तरह से हम 4 तरीके के बारे में हमने अध्ययन किया, अभी स्टडी किया मैंने। टोटल 4 स्टेप जिस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। धन्यवाद।